गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू TSN द स्कूल। बच्चों, आज हम कक्षा 5 की हिंदी पाठ्य पुस्तक नीलमणि का पाठ 3 मन के साहसी का अध्ययन करेंगे। मन के साहसी एक कहानी है और इस पाठ में सरिता नाम की उस साहसी बालिका के आत्मबल की कहानी है जिसने परिस्थितियों से हार नहीं मानी और हारी हुई बाजी जीत ली। जो बालिका है इसमें सरिता नाम की, उसके साथ एक घटना घटित हो जाती है और उसके दोनों हाथ खराब हो जाते हैं। तो वो अपने जीवन में किस प्रकार आगे बढ़ती है, किन कठिनाइयों का सामना करती है, लेकिन उसमें एक जीने की इच्छा रहती है। तो देखते हैं कि उसने किस प्रकार अपने जीवन में कठिनाइयों का सामना करते हुए वह आगे बढ़ी। साहस वह विलक्षण गुण है जो मनुष्य को चुनौतियों का सामना करने की शक्ति देता है। विलक्षण का मतलब होता है अद्भुत। तो साहस एक ऐसा अद्भुत गुण होता है मनुष्य के अंदर जो क्या करता है, मनुष्य को आगे बढ़ने या उसके जीवन में जो चुनौतियां आती हैं उनका सामना करने की शक्ति प्रदान करता है और संघर्षों से जूझने की क्षमता प्रदान करता है। ठीक है। और जो संघर्ष होते हैं जीवन में उनसे लड़ने के लिए हमें सामर्थ्य देता है। वीरोचित भावनाओं को उभार कर आत्मरक्षा और दूसरों की रक्षा करने को तत्पर करता है तथा इन सब के परे व्यक्ति को मानसिक रूप से इस प्रकार सक्षम करता है ताकि वह मन की शक्ति को संजोकर स्वयं को आत्मिक रूप से सबल कर सके। तो ये सब चीजें किससे होती हैं? साहस से। वस्तुतः साहस वह उदात्त भावना है। उदात्त का मतलब होता है श्रेष्ठ या उदार, जो मनुष्य को उस ऊंचाई तक पहुंचाती है जहां बाह्य शक्तियों की अपेक्षा आंतरिक शक्तियों का अधिक महत्व है। इस मन के साहस से मानसिक शक्ति इतनी परिपुष्ट हो जाती है कि मनुष्य विपरीत परिस्थितियों में भी लगातार संघर्ष करने की चुनौती महसूस करता है और हताश हुए बिना हार को जीत में बदलने की क्षमता अर्जित करता है। तो जो भी मनुष्य के जीवन में कोई घटना घटित होने पर इन सब चीजों के लिए जो प्रेरित करता है वह सिर्फ एक ही चीज है, वह है साहस। यदि मनुष्य के अंदर साहस होगा तो किसी भी चुनौती का सामना करना उसके लिए आसान हो जाएगा और वह कठिन से कठिन जो भी परिस्थितियां होंगी उनका सामना करते हुए अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेगा। यह कहानी भी एक ऐसी ही लड़की की कहानी है जिसने जीवन की घोर विषम परिस्थितियों में अपना साहस नहीं खोया और अपनी जुझारू प्रवृत्ति के कारण वह साहस की एक जीती जागती मिसाल बन गई। ठीक है, तो इस कहानी को अब देखते हैं कि किस कहानी में क्या होता है। यह एक लड़की सरिता की सच्ची कहानी है। ये जो कहानी है वह सच्ची घटना है, वह जो बचपन में एक भयंकर हादसे का शिकार हो गई थी। फतेहपुर निवासी श्रीमती विमला द्विवेदी और श्री विजयकांत द्विवेदी की तीसरी पुत्री सरिता तब मात्र 4 वर्ष की थी। जब यह घटना घटित हुई तब सरिता 4 वर्ष की थी। पायल पहनकर ठुमकती, चूड़ियों की छनछनाहट से खनकती, हंसती गाती सरिता एक चंचल नदी की तरह पूरे घर को अपनी तोतली बोली से आह्लादित कर देती थी। आह्लादित का मतलब होता है प्रसन्न करना या हर्षित करना। 10 अगस्त 1995 का दिन था। माँ विमला द्विवेदी अपने भाई को राखी बांधने इटावा गई थी। वहीं एक ऐसा भयंकर हादसा हुआ कि सबके रोंगटे खड़े हो गए और पांवों तले जमीन खिसक गई। यह घटना कब की है? 10 अगस्त 1995 की, जब राखी के अवसर पर सरिता की माँ अपने भाई को राखी बांधने इटावा गई हुई थी। तो क्या होता है, सुबह का समय था, रिमझिम वर्षा हो रही थी। सजी धजी सरिता अपने भाई बहनों के साथ खेलते खेलते छत पर पहुंच गई।
वहाँ बिजली की लाइन से 11,000 वोल्ट का बिजली का नंगा तार ढीला होकर छत पर लटक रहा था। ठुमकती ठुमकती सरिता का हाथ उस तार से छू गया। हुआ क्या? सुबह की बात है और रिमझिम थोड़ी थोड़ी बरसात हो रही थी, और क्योंकि राखी के दिन की बात है ये, तो जो सभी लोग तैयार होकर, तो सजी धजी जो सरिता थी वह अपने जो भाई बहन थे उनके साथ खेलने के लिए खेलते खेलते कहाँ पहुँच जाती है? छत पर पहुँच जाती है। और उस छत पर से क्या, एक 11,000 वोल्ट का बिजली का एक नंगा तार वहाँ से लटका हुआ था, और खेलते खेलते वह तार सरिता के हाथों से छू जाता है। ठुमकती ठुमकती सरिता का हाथ उस तार से छू गया। सरिता क्या हो गई? उससे चिपक गई। उसकी बिलबिलाहट और चीखों से सबको मालूम पड़ा कि क्या अनर्थ हो चुका है। जब सरिता उस तार से चिपक जाती है तो उसके चीखने और चिल्लाने की आवाज़ को सुनकर सबको पता चल जाता है कि उसके साथ क्या हादसा हुआ है। उस तार से प्रवाहित होने वाला करंट इतना तीव्र और घातक था कि सरिता की हड्डियां जलकर मानो कोयला बन गईं। पैरों में पहनी पायल, हाथों में पहनी चूड़ियां पिघलकर उसके शरीर से ही चिपक गई, क्योंकि जो लाइन, बिजली की जो लाइन वहां से जा रही थी वह 11,000 वोल्ट वाली थी। तो इतना भयंकर करंट होता है इसका कि सरिता ने जो पैरों में पायल, हाथों में चूड़ियां, वो सारी चीजें पिघलकर उसके हाथों से ही उसके शरीर पर ही चिपक गई थी। लकड़ी के फट्टे से तार को हटाने की कोशिश में सरिता के मामा जी भी जख्मी हो गए। सरिता की मामी ने एक सूखा फट्टा मारकर सरिता को उस बिजली की तार से छुड़ाया, पर स्वयं नीचे गिर गईं। सब लोग कोशिश कर रहे थे सरिता को हटाने की, तो सरिता को बचाने के चक्कर में उसके मामा जी भी जख्मी हो जाते हैं, और फिर उसकी मामी एक लकड़ी का फट्टा लेके आती है और सरिता को अलग करती है, लेकिन उसको बचाने के कारण वह भी गिर जाती हैं। सरिता तो मानो एक जला हुआ ठूंठ बन गई थी। इटावा के डॉक्टरों ने बिल्कुल जवाब ही दे दिया। अफरा तफरी में सरिता को कार में लेकर उसके घर वाले कानपुर पहुंचे। वहां हेलेट अस्पताल में उसे भर्ती किया गया। 8 घंटे तक आईसीयू में रखने के पश्चात डॉक्टरों ने बताया कि सरिता तभी बच पाएगी जब उसके दोनों हाथ और एक पैर काट दिया जाएगा। सरिता को बचा लिया जाता है, लेकिन सरिता में कुछ नहीं बचा था। वह क्या बन गई थी? एक जला हुआ ठूंठ बन गई थी। जैसे ठूंठ देखा है आपने, पेड़ जब बिल्कुल सूख जाता है तो कुछ नहीं बचता, सिर्फ उसका नीचे का जो तना होता है वह सूख के बिल्कुल सूख जाता है, तो उसको कहते हैं ठूंठ होना। और फिर उसको इटावा के अस्पताल में ले जाया जाता है, तो वहाँ के जो डॉक्टर्स होते हैं वह वहाँ जवाब दे देते हैं कि हम कुछ नहीं कर सकते। तो घर वाले उसको कहाँ ले जाते हैं? कानपुर लेके जाते हैं, और कानपुर के अस्पताल में 8 घंटे तक ऑपरेशन चलता है। आईसीयू में उसको रखा जाता है, तो डॉक्टर कहते हैं कि सरिता को बचा तो लिया जाएगा, लेकिन उसके दोनों हाथ और एक पैर काटना पड़ेगा। जिस समय वह भयानक हादसा हुआ, सरिता के पिता जो सेना विभाग में हैं, श्रीनगर में थे। वे तुरंत कानपुर पहुंचे और उसे एयरफोर्स अस्पताल में दाखिल कराया गया। श्रीनगर से सरिता के पिता आते हैं और उसे कानपुर के एयरफोर्स हॉस्पिटल में उसको वहाँ पर भर्ती करा देते हैं। डॉक्टरों की राय के अनुसार सरिता के दोनों हाथ और एक पैर काट दिए गए। एक चहकती फुदकती चिड़िया के पांव व पंख कतर दिए गए। सारा परिवार शोक और मातम में डूब गया, क्योंकि इतनी बड़ी घटना हुई थी, तो इस घटना ने पूरे परिवार को तोड़ दिया था। उस समय सरिता की हालत ऐसी थी कि डॉक्टर भी किंग कर्तव्य मूड हो गए थे। एक डॉक्टर ने तो सरिता के पिता को यह सलाह दी कि इस जीवित लाश को जिंदा रखने से बड़ी मूर्खता और कोई नहीं होगी, किंतु उसके घर वालों ने, विशेष रूप से पिता विजयकांत ने, परिस्थितियों से लड़ने की ठानी। सरिता का हाल बुरा था। दोनों हाथ नहीं रहे, एक टांग नहीं रही, दूसरा पैर भी टेढ़ा हो चुका था। सिर के बाल व त्वचा झुलस चुकी थी। स्मरण शक्ति खत्म हो गई थी। अगले कुछ वर्षों तक उसका अस्पताल में इलाज हुआ। सरिता में कुछ नहीं बचा था। दोनों हाथ चले गए, एक पैर चला गया, और जो दूसरा पैर भी था वह टेढ़ा हो चुका था।
सर के बाल जल चुके थे और जो उसकी शरीर की त्वचा थी वह भी झुलस गई थी और जो उसकी स्मरण शक्ति थी वह भी चली गई थी। और इसके बाद लंबे समय तक यानी कि कुछ वर्षों तक सरिता का इलाज चलता रहा। जुलाई 1996 में उसके सिर की त्वचा का प्रत्यारोपण किया गया। उसके स्वयं अपने शरीर की त्वचा द्वारा प्रत्यारोपण किए जाने की संभावना नहीं थी, अतः किसी और की चमड़ी द्वारा प्रत्यारोपण हुआ। इसके बाद जो पैर पीछे मुड़ गया था उसे शल्य चिकित्सा द्वारा एक छड़ डालकर सीधा करने का प्रयास किया गया। पूना के सैनिक अस्पताल में उसे एक कृत्रिम पैर लगाया गया। बालों के लिए प्रत्यारोपण किया गया कि उसकी त्वचा पर बाल उगाए गए, ठीक है। और फिर उसकी जो पैर था और उसकी जो त्वचा जो जल गई थी तो उसका भी प्रत्यारोपण करना था। तो उसकी जो खुद की जो त्वचा थी उससे ये संभव नहीं था, तो किसी और के शरीर से उस त्वचा लेकर उसकी त्वचा का प्रत्यारोपण किया गया। और जो उसका पैर मुड़ गया था उसका भी पूना के अस्पताल में उसका भी छड़ डालकर शल्य चिकित्सा के द्वारा इसमें से छड़ी डाली गई और उसको सीधा किया गया। पर पूना के जो सैनिक अस्पताल था वहाँ उसे कृत्रिम पैर लगाया गया। कृत्रिम पाँव लगा तो सरिता के जीवन में आए ठहराव को कुछ गति मिली, क्योंकि अब वो चलने फिरने लग गई थी। उसने घूमना फिरना और खेलना शुरू किया। अब सरिता उस पुरानी चंचल सरिता के स्थान पर फिर से जीना सीखने की कोशिश करती हुई एक नई सरिता थी, क्योंकि सरिता थी वह बहुत ही चंचल लड़की थी। अब उसने थोड़ा थोड़ा खेलना शुरू किया और अपने जीवन को एक नई उमंग देने की कोशिश करने लगी। अस्पताल में माँ और डॉक्टरों के सहयोग से सरिता ने बचे हुए पैर की सहायता से कलम पकड़ना शुरू किया। पहले कलम पकड़ी, फिर ब्रश पकड़कर रंगों से खेलना शुरू किया। रंगों को देखकर सरिता को लगता कि उसकी दुनिया फिर से रंगीन हो रही है। किंतु सरिता के संघर्षों की कहानी अभी लंबी थी। उसे बड़ी मुश्किल से मोहनदास करमचंद गांधी विद्यालय में दूसरी कक्षा में दाखिला मिला। तब तक सरिता बहुत अंतर्मुखी हो गई थी। अंतर्मुखी होना, चुप चुप रहना, किसी से अपनी बातों को ना बताना। उसे देखकर सब लोग कौतूहलवश पैरों से लिखने वाली एक अजीबोगरीब लड़की को देखने के लिए उसके पास खड़े हो जाते। इस प्रकार वे लोग सहानुभूति के स्थान पर कई बार उसे मानसिक रूप से चोट पहुंचाने से भी बाज न आते, पर उसे स्कूल के अध्यापक और सहभागियों का पूरा सहयोग मिला। कई लोग तो उसका मजाक उड़ाते थे कि देखो पैर से लिख रही है ये लड़की, और वहाँ पे भीड़ इकट्ठा कर लेते थे। इससे क्या होता है, सरिता का जो मनोबल था वह टूट जाता था। किंतु उस अस्पताल के जो अध्यापक और उसको सहभागी थे उन्होंने पूरी उसकी सहायता की। कुछ समय बाद सरिता के पिता का तबादला नागपुर हो गया। वहाँ उसे केंद्रीय विद्यालय में प्रवेश मिला तो वह बहुत खुश हुई। उसका भाई भी उसी स्कूल में उसी कक्षा में था। उस स्कूल के प्रधानाचार्य ने भी सरिता को बहुत ढांढस बंधाया। उस स्कूल में सरिता का व्यक्तित्व निखरा और तब तक उसके हर्ष का ठिकाना ना रहा, तब उसे कक्षा का मॉनिटर बनाया गया। वहां आकर उसने पेंटिंग, रंगोली, गायन जैसी गतिविधियों में भी भाग लेना शुरू किया। सरिता के पिता का तबादला हो जाता है, ट्रांसफर हो जाता है, कहाँ पर, नागपुर में। और उसका एडमिशन किस में होता है, सेंट्रल स्कूल, जो कि जिसको हम केंद्रीय विद्यालय कहते हैं। और वहाँ के जो प्रधानाचार्य थे, प्रिंसिपल थे, वो सरिता को ढांढस बनाते हैं और उसको आगे बढ़ने की मदद करते हैं। और सरिता का जो भाई था वह भी उसी क्लास में, उसी स्कूल के अंदर उसकी कक्षा में ही था। और सरिता को खुशी का ठिकाना नहीं रहा जब उसे कक्षा का मॉनिटर बनाया गया। अब सरिता पेंटिंग बनाने लगी, रंगोली करने लगी, गायन और जैसी गतिविधियों में भी भाग लेने लग गई थी। सरिता की रंगों से दोस्ती ने उसको एक नई पहचान दी। राष्ट्रीय बाल भवन द्वारा प्रारंभ की गई बाल श्री सम्मान योजना में सरिता ने भाग लिया। इलाहाबाद बाल भवन से स्थानीय स्तर पर चुनी गई सरिता ने कानपुर में क्षेत्रीय बाल श्री शिविर में भाग लिया और वहां से चुनी जाने के पश्चात दिल्ली के राष्ट्रीय बाल श्री शिविर में भाग लिया। बाल श्री योजना में भाग लेने की घटना के बाद उसके जीवन की दिशा ही बदल गई, क्योंकि अब उसने कोशिश करना शुरू कर दिया था और अपनी रंगों से उसने दोस्ती कर ली। तो जो वहाँ जो क्षेत्रीय बाल श्री जो हो रहा था वहाँ पर
उसमें उसने भाग लिया। वह पहले स्थानीय स्तर पर चुनी गई, वहाँ से फिर वह कानपुर में क्षेत्रीय बाल श्री शिविर में गई और वहाँ से वह दिल्ली के राष्ट्रीय बाल शिविर में उसने भाग लिया। और इन शिविर में भाग लेने के पश्चात सरिता के जीवन में जो ठहराव आया हुआ था वह वापस से गतिशील हो गया। अब वह आने वाली चुनौतियों से घबराती नहीं बल्कि उनका सामना करने को तत्पर रहती है। सरिता का कहना है, मुखर होकर चुनौतियों का सामना करना मैंने बाल श्री सम्मान योजना में सहभागी होकर सीखा। उसी के शब्दों में, बाल श्री सम्मान के राष्ट्रीय शिविर के समय मुझे 2 ऐसे काम करने पड़े जो मैंने पहले कभी नहीं किए थे, जिनमें से एक था मिट्टी का काम तथा दूसरा वॉल पेंटिंग। मिट्टी का काम करने में सरिता को बहुत परेशानी हुई। विषय था खाना पकाती स्त्री और मात्र एक पैर से वह इस विषय पर क्या खाका खींचती। लगभग 1.5 घंटे तक वह दूसरे बच्चों का काम देखती रही। तत्पश्चात मात्र एक पैर द्वारा उसने शीघ्र ही एक अत्यंत जीवंत मूर्ति तैयार की। इस प्रकार की चुनौती थी वॉल पेंटिंग करना। सरिता ने अपनी परिस्थिति का ब्यौरा देकर किसी पक्षपात की मांग नहीं की, बल्कि मुंह में ब्रश पकड़कर सतरंगी रंग बिखेर दिए। जब सरिता को बाल श्री सम्मान मिला तो उसकी खुशी का ठिकाना ही ना था। तब भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वारा मिला यह सम्मान उसके जीवन का सबसे स्मरणीय क्षण बन गया। बाल श्री सम्मान योजना में भाग लेने के बाद उस समय जो राष्ट्रपति थे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के द्वारा उसको सम्मान मिला था। और इस सम्मान के बाद तो ऐसा हुआ कि सरिता को लगा कि उसके जीवन की दिशा ही बदल गई है। आज वह लिखती पढ़ती है, पेंटिंग बनाती है, सभी गतिविधियों में सहयोगी होती है और अब वह छुई मुई वाली अंतर्मुखी सरिता से कल कल्लोल करने वाली बहिर्मुखी सरिता बन गई थी। जिस प्रकार इस घटना के बाद सरिता अंतर्मुखी हो गई थी, लेकिन जैसे जैसे जो उसके जीवन में जो ठहराव था उसकी जगह जो गतिशीलता आई, उसके बाद वह अंतर्मुखी हो गई और वही सरिता कल करने लगी, यानी खेलने कूदने मस्ती मजाक सब कुछ करने लगी। उसका कहना है कि राष्ट्रीय बाल श्री सम्मान के बाद सबसे अच्छी बात यह हुई कि उसके मित्रों का एक विशाल समुदाय बन गया। मीडिया में उसके इंटरव्यू के पश्चात जो आज देश विदेश सभी जगह उसके मित्र हैं, जो उसकी अत्यंत अमूल्य निधि हैं। निधि का मतलब होता है खजाना। सरिता ने 10वीं की परीक्षा दे दी है और वह कला में स्नातक की उपाधि पाना चाहती है। वह चाहती है कि लोग उस पर दया ना दिखलाएं। केवल एक पाँव होने पर भी वह सब कुछ कर लेती है जो आवश्यक है। सरिता का कहना था कि लोग उसको दया की दृष्टि से ना देखें, क्योंकि वह सारा काम करने लग गई थी, ठीक है, जो कि एक इंसान को करने चाहिए। खाना बनाना उसका प्रिय शौक है और उसका दूसरा प्रिय शौक है छोटे छोटे बच्चों को खिलाना और उनके साथ खेलना। ये सरिता के प्रिय शौक थे। सरिता को दूसरा राष्ट्रीय पुरस्कार 2008 में मिला। इस पुरस्कार को दिए जाते समय एक महिला द्वारा यह कटाक्ष की, जब माता पिता नहीं रहेंगे तब कैसे कटेगी जिंदगी, ने सरिता को अत्यंत आहत किया। परंतु सरिता आत्मविश्वास से भरपूर है। वह कहती है कि जब उसका जीवन ही चुनौती है तो आने वाली हर चुनौती का सामना सक्षम होकर करेगी। पहले वह अपने पिता के नाम से जानी जाती थी, किंतु आज उसकी अपनी अलग पहचान है और अपनी यह अलग पहचान ही उसके मन के साहस की अद्भुत मिसाल है। तो देखा बच्चों, आपने किस प्रकार सरिता ने कठिनाइयों का सामना किया, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी और वह धीरे धीरे अपने सारे कार्य खुद से ही करने लग गई। अब हम शब्दार्थ देख लेते हैं। पहला है विलक्षण। विलक्षण मतलब अद्भुत, उदात्त, श्रेष्ठ या उदार। हादसा, घटना। पक्षपात, भेदभाव। निधि, खजाना। क्षमता, सामर्थ्य। आह्लादित, हर्षित या प्रसन्न। कृत्रिम, बनावटी। समुदाय, झुंड। आहत यानी दुखी। तो बच्चों, आपका यह पाठ यहीं समाप्त होता है और जो वर्क PDF के द्वारा आएगा उसको अपनी कॉपी में नीट एंड क्लीन करना है और साथ ही उसको याद करना है। धन्यवाद।